चाहूंगी कि आप बिहार बिहान लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत है वो है गीतांजलि जी। तो चलिए बहुत कुछ हम बातचीत उनसे करेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गीतांजलि जी, ये बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, आपका बचपन कैसे बीता? मेरी जो पढ़ाई हुई प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई इंटर और ग्रेजुएशन जो मैंने किया वो गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गुलजारबाग से किया और उसके बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई पटना वुमेन्स कॉलेज से की और उसके बाद मैंने वहाँ पे टॉप किया अपने फैशन डिजाइनिंग में और इस तरह से मेरी जो पढ़ाई हुई आगे कंटिन्यू अभी भी कुछ हो रही है। और बचपन आपका कैसा बीता? बचपन से कैसे ये इस आर्ट से आप पहले से जुड़ी हुई थी या फिर अचानक से इस विधा में आपका जाना हुआ? ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं अचानक से आई, क्योंकि हमारे घर का शायद कुछ ऐसा माहौल रहा है जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि मैं अपने फोक आर्ट को बचाऊं। हमारी दादी, हमारी मम्मी, इन लोगों ने और इवन हमारी शादी के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी देखा कि वो लोग फोक आर्ट का काम बहुत करती हैं, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। तो यहाँ से एक सोच आया कि अब मुझे फोक आर्ट के लिए काम करना है। क्या बचपन के कुछ ऐसे यादगार लम्हे हैं जो आपकी फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो आपकी घर से जुड़ी हुई है, जो इस मिट्टी से जुड़ी हुई है, कुछ ऐसे यादगार लम्हे? यादगार लम्हों में सबसे खट्टा मीठा पल ये है कि हम लोग चारों भाई बहन थे और जब मम्मी कहीं चली जाती थी तो उनका सारा पेंट उठा के, सारा ब्रश उठा के सब कुछ खत्म, बट फाइनली एक बड़ा सा चार्ट शीट पे कुछ बन के रिजल्ट आ जाता था और फिर बहुत डांट पड़ती थी हम लोगों को। जी, अगर ये बोले कि आप इस विधा में हैं, आप टिकुली आर्ट, फोक आर्ट, कई तरह के आर्ट को आपने इस्तेमाल किया है, आपने उसे कह सकते हैं कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपने उसे लाया है। किन्हें आप इसके लिए थैंक्स बोलना चाहती हैं? कौन आपके गुरु रहे जिनसे आपको इसके लिए प्रशिक्षण मिला? क्या कहना चाहेंगी? फाइन आर्ट के गुरु तो मैं कहूंगी कि मेरे फादर रहे, क्योंकि उन्होंने ही शायद सबसे पहले पेंसिल से पहले मुझे ब्रश पकड़ाया और इसका पूरा श्रेय मैं अपने फादर मदर को दूंगी, जिन्होंने कला का जो बोलते हैं ना कि बीज मेरे मन में डाल दिया। और उसके बाद मैंने अपना टिकुली आर्ट का प्रशिक्षण अशोक विश्वास सर से लिया और वहां से एक जर्नी और स्टार्ट हुई कि कला को अब आगे और लेके चलना है, क्योंकि गुरुओं के साथ साथ अब मेरा भी मानना है ये चीज कि एक कलाकार ही कला को मान सम्मान और एक जो स्टेटस फॉर्म दे सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने फोक कला को बचाए। बिल्कुल, आज आप इस मुकाम पर हैं, अपनी हॉबीज को क्या आपने कभी सोचा कि उसे आप प्रोफेशन में बदलेंगी? कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे, किनसे आपको सपोर्ट मिला? हाँ, ये कहना जरूर चाहूंगी कि कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे हॉबीज जो है वो कभी मेरे प्रोफेशन में चले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और इसको पूरी तरह से मैंने फुलफिल किया और देखा कि क्यों नहीं जो हमारा जो भी लोग जानते हैं कि पेंटिंग नहीं करना चाहिए या फिर प्ले नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्टडी करते हैं और उसके साथ कुछ आप फोक आर्ट या पेंटिंग या ड्राइंग या डांस, एनीथिंग जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उसको लेके चलते हैं तो आप आगे अपना नाम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पढ़ाई से नथिंग पॉसिबल। बेशक। और एक बात बताएं गीतांजलि जी, मैं आज सुबह से नोटिस कर रही हूँ आप बिल्कुल इंडियन अटायर में आज हमारे सामने हैं। ये जो साड़ी आपने जो पहन रखी है, इस साड़ी की खासियत क्या है? थैंक यू। जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में दिया है, फैकल्टी मेंबर ऑफ फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही दुखद न्यूज हमेशा मिलता रहता है कि फोक आर्ट अब यहाँ नहीं रहा। फोक आर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं को ला रही है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो जितने भी हैं वो मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न एक्टिविटीज इसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो अपने भारत संस्कृति सभ्यता है उसको कौन बचाएंगे? उसको बचाने का दायित्व हमारा है। तो आप देखेंगे कि मैंने जो साड़ी पहना है वो प्रॉपर मधुबनी की साड़ी है, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, और इसमें कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, टोटली हैंडमेड है और थोड़ा सा लुक इसमें मॉडर्न डाला गया है ताकि आज के जो मॉडर्न जनरेशन है वो ट्रेडिशन आर्ट को मिक्स मैच करके पहने और प्राउड फील करे कि तो ऐसे हमारा
ट्रेडिशन है वो बचता भी है और लोग मॉडर्न भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और क्या ये साड़ी आपने खुद से डिजाइन की है? हाँ, ये साड़ी मेरी खुद की डिजाइन की हुई है और पूरा इसको मैंने बनाया भी है। बट इसमें मेरे जो और भी लड़कियां जो काम करती हैं, जो सीखती हैं, उनको मैं एज अ प्रोफेशन ये वर्क भी देती हूँ कि वो कमा सके, क्योंकि उनको अगर 2 पैसा आएगा तो फिर वो उस आर्ट के लिए और ज्यादा वर्क करेंगे। ये तो साड़ी की बात हमने कर ली। अगर मैं बात करूं कि सामने टेबल पे रखी बहुत सारी ज्वेलरीज है जो मुझे बार बार मैं कहूँ गीतांजलि जी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, बार बार मेरा नजर वहाँ पे मेरी नजर जा रही है। मैं चाहूंगी आप जरूर इस ज्वेलरी के बारे में बताएं। आखिर आपने ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट कैसे लाया, क्या इसमें खास है, ये सब कुछ बताएं। ज्वेलरी मैं बताऊंगी, बट थोड़ा सा मैं उसके पहले आपको बता दूं, मेरा एक इनोवेटिव वर्क होता है जो आप यहाँ देखेंगे। ये टिकुली और सुजनी का मिक्स मैच है और इसके मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कलर्स के थ्रेड यूज होते हैं और कलर भी यूज होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो इनको पहनते हैं उनको मैचिंग ज्वेलरी कहाँ से मिलेगी। तो मैचिंग ज्वेलरी के लिए पटना सिटी का ये जरदोजी वर्क है। इस जरदोजी वर्क में पूरा मैचिंग वर्क किया जाता है ताकि ये जब भी कोई साड़ी पहने या सूट या स्टोल कोई भी ले तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्वेलरी पहन सकते हैं। इसमें आप देखेंगे इससे मैच किया हुआ है कि ब्लू स्टोन का ज्वेलरी दिया गया है और ये वॉशेबल है, इन्फेक्शन फ्री है और ये वॉशेबल है। और आपको बताऊं ये पूरा का पूरा हैंडमेड है। जी, क्या खूब है। यानी कि इस ट्रेडिशन के साथ हम ज्वेलरी का भी मैचिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव चीज है, हम कह सकते हैं। अगर ये बात करें कि आप मधुबनी पेंटिंग और टिकुली आर्ट को कैसे रिलेट करती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लाया? मधुबनी और टिकुली दोनों ही बिहार की लोक कलाएं हैं और दोनों ही आज इस मुकाम पे है कि कुछ लोग तो मधुबनी को तो बहुत ही लोग जानते हैं पर टिकुली आर्ट को बहुत कम लोग जानते हैं। और आपको बताऊं कि टिकुली आर्ट जो है वो बिहार की लोक कला है, बिहार के पटना सिटी की लोक कला है। यहाँ पे मोटिव्स जो भी होते हैं वो गांव से रिलेटेड होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे पारंपरिक स्टोरीज हैं जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ठीक है, इस तरह से जो भी स्टोरी होते हैं इस बोर्ड पे बनाए जाते हैं। ये मेसोनाइट बोर्ड पे बनाया जाता है और इसमें काफी लेयर 3 या 4 लेयर एनामल पेंट के चलते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर डिजाइन ड्रॉ किया जाता है और इसका कहीं ना कहीं जो मोटिव होता है वो मधुबनी से मिलता जुलता होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि इसमें बिंदी का प्रचलन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बिंदी से ही इनोवेट होकर के आया है जो आर्ट फॉर्म बोर्ड के ऊपर है। पहले इसको कांच पे किया जाता था। क्या बात है गीतांजलि जी, वो जो बिंदी जो लोग जो महिलाएं अपनी खूबसूरती को संवारने के लिए यूज करती हैं वो आज कला में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुकी है, ये कहेंगे। अगर ये कहें कि आपने एग्जीबिशन बहुत जगह आपने लगाया, इसके बारे में कुछ यादगार लम्हों के बारे में बताएं कि इस टिकुली आर्ट, इस फोक आर्ट को किस तरह से लोगों ने लिया। पहले दौर में जब मैंने अशोक विश्वास सर से सीखा उस दौर में टिकुली आर्ट का बिल्कुल कंसेप्ट था नहीं, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अचानक से फिर ऐसा हुआ कि सोनल मानसिंह आई, मायाशंकर मैम थी, उन्होंने सोनल मानसिंह, श्रुति सिरोडकर, इन लोगों को एज अ गिफ्ट सोचा कि टिकुली आर्ट ही दिया जाए। तो मुझे मॉडल बुलाया गया और मेरे द्वारा उनको ये सब दिया गया। तो वहां से फिर बिहार में एक कंसेप्ट आने लगा कि अच्छा टिकुली आर्ट बोल के भी कोई पेंटिंग है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि टिकुली आर्ट में थोड़ा सा और नयापन चाहिए था, तो मैंने टिकुली आर्ट में थोड़ा सा गोल्डन कलर का टच दिया, थोड़ा सा उसमें थ्रेड वर्क डाला, ऐसे करके उसमें और टिकुली आर्ट को मॉडिफाई किया ताकि वो रन कर सके और आगे वो जर्नी तय कर सके। और आपने गिफ्ट की बात की है तो और भी तमाम जगहों पर आप जाकर आपको स्पेशली बुलाया गया कि आप ये जो पारंपरिक जो पेंटिंग है वो आप वहाँ गिफ्ट के तौर पे दें बहुत सारे लोगों को। इस बारे में बताएं कि दिल्ली, बैंगलोर और भी तमाम जगहों की क्या यादगार लम्हे जुड़े हैं। ऐसा रहा कि बहुत ज्यादा मैं बाहर नहीं जा पाई, लेकिन हाँ मेरे आइटम्स जो हैं वो बेंगलोर में गए, एज ऑर्डर थे वो मेरे लिए। बेंगलोर गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए और काफी मेरा ऑर्डर रहता है मधुबनी की साड़ी का। और ये जो मेरा इनोवेटिव वर्क मैंने दिखाया आपको कि जो टिकुली और
सुजनी वर्क का जो कॉम्बिनेशन मैंने किया उसका बहुत ज्यादा डिमांड रहा, क्योंकि लोगों को कम अमाउंट में एक बहुत अच्छा हैंडवर्क मिल रहा है। सॉरी जी जी बिल्कुल गीतांजलि जी, आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं टिकुली आर्ट एक्सपर्ट गीतांजलि चौधरी जी, और उनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं उनकी जिंदगी के बारे में, टिकुली आर्ट के बारे में, फोक आर्ट के बारे में, और भी बहुत कुछ खास। आप बने रहे हमारे साथ। गीतांजलि जी, ये बताएं कि हम ब्रेक पे जाने से पहले ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। तमाम जगहों से आपको ऑर्डर किया जाता है, उनकी डिमांड होते होंगे। उस डिमांड को आप ट्रेडिशनल पेंटिंग में कैसे उतार पाती हैं, ये कैसे संभव कर पाती हैं? देखिए, जैसा कि मैं बताऊं, जितने भी मेरे कस्टमर होते हैं या जो भी मुझे जानते हैं और जो मुझे ऑर्डर देते हैं, उनका अपना एक कंसेप्ट, अपना एक व्यू होता है कि अगर इनको ऑर्डर देना है दैट मीन कि कुछ कॉम्बिनेशन होगा, मॉडर्न फ्यूजन वर्क होगा, दैट मीन कि कुछ नया होगा। तो जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने जैसे आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें क्या है कि बिल्कुल ये जो कैमल का है ये फोक आर्ट, एकदम फोक डिजाइन है। और इसमें टिकुली वर्क को किया गया है। ये डिमांड किया गया था कि इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे और इसमें बेल होगा थोड़ा। तो इस तरीके से ये डिमांड डिजाइन मैं नोट करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर वर्क करती हूँ, उसके बाद उनके कलर कॉम्बिनेशन को देखती हूँ और तब जाकर के एक स्टॉल, दुपट्टा या साड़ी तैयार होती है। क्या बात है, यानी कि इस तरीके से आप लोगों के डिमांड को अपने ट्रेडिशनल तरीके से आप उसे मेल खाता हुआ वो प्रोडक्ट आप बनाती हैं। और भी हम जानेंगे बहुत कुछ खास, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। राधा कृष्ण का प्यार होता है, अर्धनारेश्वर की जोड़ी होती है, राम विवाह होता है। इस तरीके से सारे स्टोरीज ऐसे होते हैं जो अपने आप में सारी स्टोरी को व्याख्यात करते हैं। अगर ये बात करें, जैसे कि आपने बताया राधा कृष्ण की जोड़ी और भी सीता और राम की जोड़ी, बहुत सारी तमाम चीजें इस कला के माध्यम से दिखाई जाती है। अगर पहले की जो पेंटिंग थी उसके बारे में बात करूं और जो आज की पेंटिंग है, दोनों में फर्क क्या है? अगर आप मधुबनी या कोई भी फोक आर्ट जब थोड़ा पहले का उठाएंगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर फोक आर्ट था, उसमें प्योरिटी ज्यादा थी। बट अब जब ये चेंज होके आया है तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे पहले मधुबनी सिर्फ दीवार पे बनाई जाती थी, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको कपड़े पे भी बनाते हैं, ठीक है, दीवार पे भी बनाते हैं, पेपर पे भी बनाते हैं, कैनवस पे भी बनाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने मधुबनी को, और बेसिकली मैंने तो इसको मधुबनी और टिकुली को ज्वेलरी पे भी लाया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने टिकुली को और मधुबनी को ज्वेलरी पे लाया। तो अगर आप किसी भी फोक आर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाई करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये वॉश है जहाँ पे मैंने एक साथ हर पेंटिंग को दिखाने की कोशिश की है। इससे आप भली भांति परिचित है, ये मधुबनी आर्ट है। इसका ही एक रूप है जो टिकुली आर्ट पेंटिंग में है। टिकुली आर्ट में थोड़ा और मधुबनी में ये डिफरेंसेस होता है कि टिकुली आर्ट में जो लाइनिंग होती है वो व्हाइट आउटलाइनिंग भी होती है और ब्लैक आउटलाइनिंग भी होती है। और उसमें बिंदी का वर्क, जैसे बिंदी हम लोगों ने लगाता है ना, वैसे ये बिंदी का वर्क बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे बिंदी का वर्क बहुत ज्यादा किया गया है। मधुबनी वर्क में भरनी का काम और कचनी का काम ज्यादा होता है। कचनी दैट मीन की महीन लाइंस, और भरनी दैट मीन की आउटलाइन करके उसमें कलर फिल करना। अब थोड़े और मॉडर्न वाले लोग होते हैं जिनको दोनों में कुछ और मिक्सचर चाहिए होता है, तो वो इस टाइप के होते हैं जहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा मधुबनी, थोड़ा टिकुली आर्ट मिला के कुछ और नया। और इस तरीके से हर फोक आर्ट को प्रोटेक्ट करने का थोड़ा मिक्स मैच फ्यूजन वर्क मेरा जो लाना है वही मेरा उद्देश्य है, ताकि फोक आर्ट आगे रन कर सके, न्यू जनरेशन उसको एक्सेप्ट कर सके। जी गीतांजलि जी, आपने बहुत ही बखूबी से आपने बताया वो मधुबनी, टिकुली, जो मॉडर्न आर्ट है, वो सब मिक्सअप करके कैसे फ्यूजन के तौर पे आता है। एक वास के जरिए कितने सारे आर्ट को हम देख पाए, समझ पाए। ये बताएं कि अगर मधुबनी आर्ट और टिकुली आर्ट के अलावे बात करूं तो आपने और भी मंजूसा पेंटिंग जैसी और भी कई पेंटिंग्स को आपने ट्राई किया है, आपने उसे नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लाई हैं, तो उस बारे में कुछ बताएं। मैंने भोजपुर के मंजूषा पेंटिंग के ऊपर
एक्सपेरिमेंट किया है। और मैं आपको बताऊं कि मैं सिटी पे हमेशा ही कैंप करती हूँ, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि मंजूषा, कोई भी फोक आर्ट, जैसे मंजूषा हो गया, वर्ली पेंटिंग हो गया, टिकुली पेंटिंग हो गया, मधुबनी वर्क हो गया, सुजनी हो गया, कशीदाकारी हो गया, एप्लिक वर्क हो गया, इन सारी चीजों का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ। इसलिए देती हूँ क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो पहुंचेंगे तब उनका इंटरेस्ट उसमें आएगा और तब वो फ्यूचर में उससे रिलेट कर काम करेंगे। क्या बात है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कहें कि एक तरह से ये जो पेंटिंग की दुनिया है, इसमें आप एक अहम योगदान दे रही है। और आपने प्रशिक्षण के बारे में बात की, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप कौन कौन से गवर्नमेंट संस्थानें हैं जहां पे आप प्रशिक्षण दे रही है लोगों को, कैसे आप आज की युवा पीढ़ी को जोड़ कर रख रही हैं इस कला से? MSME कहने की जरूरत नहीं है, वेल नोन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत MSME उपेंद्र महारथी अनुसंधान शिल्प अनुसंधान संस्थान, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया था। मैंने अपने जो पेंटिंग को और ज्यादा वॉश आउट किया वहां जाकर, और वॉश आउट करने के बाद आज मैं वहां के पैनल में हूँ, जहाँ पे ट्रेनर जो भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उस पैनल में मैं हूँ टिकुली आर्ट प्रशिक्षक के रूप में। और मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकुली आर्ट का प्रशिक्षण दे सकूं, और ये जो हमारी पटना सिटी की और बिहार की लोक कला है, ये विश्व प्रसिद्ध हो। तो ये मेरी एक जर्नी है। मैं चाहूंगी कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और टिकुली कला को बहुत ऊंचाई तक ले जाए। क्या बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। गीतांजलि जी, ये बताएं कि जो भी युवा वर्ग है, ये क्योंकि एक पारंपरिक एक पेंटिंग है, ये मिट्टी से जुड़ी खुशबू लेकर आता है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो चाहते हैं थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा फ्यूजन। उन्हें आप कैसे अट्रैक्ट करती हैं इसके तरफ? जाहिर सी बात है, जितने भी लोग प्रशिक्षण में आते होंगे वो युवा होते होंगे, यूथ होते होंगे, कैसे आप उनके इंटरेस्ट को आप कायम रख पाती हैं? उनके इंटरेस्ट को पहले जानना जरूरी है कि उनका फोक आर्ट में कितना इंटरेस्ट है। आप जब इंटरेस्ट को जान जाते हैं तब उनमें पुट करना होता है कि आप कैसे फोक आर्ट को मॉडिफाई करके उनको बताएं, या क्या आप नया कर सकते हो इसमें। तो उनके पास एक क्वेश्चन रहता है कि मैम फोक आर्ट ही क्यों? तब उनको बताने की जरूरत पड़ती है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर स्टेट का एक फोक आर्ट है, और आप अगर उसको प्रमोट नहीं करेंगे, अगर फैशन डिजाइनर्स उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे चलेगा। तो वहाँ पे जैसे लहंगा डिजाइन हुआ या जीन्स हुआ, जीन्स के ऊपर टॉप हुआ, तो टॉप में मधुबनी वर्क, टिकुली वर्क, इस तरीके से आप ला सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे ये थ्रेड ज्वेलरी का वर्क है, ये वॉशेबल है और ये विदाउट निडल, किसी भी चीज से सिंपल हाथ से इसको बनाया गया है, और ये किसी भी ड्रेस के ऊपर पैच हो सकता है और आप इसको वेयर भी कर सकती हैं। कोई इन्फेक्शन इसमें भी नहीं है। मेरी ज्वेलरी का खासियत ये होता है कि सारे वॉशेबल होते हैं और सारे इन्फेक्शन फ्री होते हैं। मैं आपको और दिखाऊंगी, ये टिकुली आर्ट की ज्वेलरी है जो दोनों साइड से पेंट की हुई है। आप सिंपल पहनना चाहो तो सिंपल पहन सकते हो, डबल साइडेड पहनना चाहते हो तो डबल साइडेड पहन सकते हो, और ये भी वॉशेबल है। ये वुडन की ज्वेलरी है, इसके ऊपर भी टिकुली आर्ट का वर्क किया गया है, और लोग काफी प्राउड फील करते हैं कि ये मधुबनी की या टिकुली की ज्वेलरीज है। वाह, क्या बात है। अरे ये बोले जो सृजन पेंटिंग के बारे में आपने बात की, तो सृजन में जो बहुत सारी चित्र जो होती हैं वो ट्रेडिशनल तरीके की होती हैं, सांझी, गोदना, कोहबर जैसे चीजों को उसमें दर्शाया जाता है। ये प्रशिक्षण आपने कहाँ से ली? ये मेरी हॉबी और मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है। जैसे बहुत सारे लोग अब अपार्टमेंट में, जैसे शादी के लिए कोई ऑर्डर आया कभी कि मुझे कोहबर बनवाना है, तो लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने दीवार को गंदा करे अपार्टमेंट के, तो वहाँ पे एक आता है कि 2 मीटर क्लॉथ पे आप गोदना कोहबर डिजाइन कर दीजिए, और जब वो शादी का या जो भी आपका फेस्टिवल चल रहा है उस दौरान सिर्फ उस कपड़े को जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है सेलो टेप से। तो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिशन भी फॉलो हो गया, और बाद में आप उसको फ्रेम करवा के एज अ होम डेकोरेशन आइटम भी बना लेते हैं। तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि अब
फोक आर्ट को बचाने का बस एक ही रास्ता है, उसका मॉडिफिकेशन, उसका पेपर वर्क या उसको कपड़े पे उतारना। बिल्कुल। और कहते हैं ना, डिमांड के हिसाब से और समय के हिसाब से हर कुछ थोड़ा ना थोड़ा बदलता जाता है, और जब ट्रेडिशनल चीज में इस तरह से मॉडर्न चीज को फ्यूजन में बना दिया जाए तो वो कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग होती है। अगर कलर्स की बात करूँ तो आमतौर पे हर लोग ये जानते हैं। तो ये जानना चाहूंगी, जो ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रेडिशनल कलर मतलब होते हैं जो भी नेचुरल कलर है, जो पहले भी चैलेंजिंग था और आज भी चैलेंजिंग है। बहुत लोगों को तो मेरा कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता है कि ये क्या नयापन है। बट जो हमारे साथ मेरे भाई जुड़े हैं, मेरे फादर, मेरी मदर इन लॉ या मेरे हस्बैंड, उनको पता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, ये कुछ नया ही लाएगी। तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए लगता है कुछ चैलेंजिंग, लेकिन मजा आता है काम करने में, क्योंकि कुछ तो नया लाइए जो पसंद हो, और जब पसंद आ जाती है तब बहुत, और चूंकि आप रिजनेबल कॉस्ट पे देते हैं तो वो और भी ज्यादा लोगों के बीच फैलता है। जी। और मॉडर्न आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मॉडर्न आर्ट जस्ट अ इमेजिनेशन, उसमें आप कुछ मीनिंगलेस है। मॉडर्न आर्ट, आप फोक आर्ट डिफरेंट चीज है और मॉडर्न आर्ट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आप फोक आर्ट को मॉडिफाई कर सकती हैं, मॉडर्न आर्ट को आप फोक आर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं। ये डिफरेंसेस है सबसे बड़ा दोनों में। लेकिन हाँ, फिर भी चूंकि आज का ट्रेंड है तो थोड़ा सा फोक आर्ट का फ्यूजन चलता है मॉडर्न आर्ट में, ऐसे ही ये वर्क करता है। लेकिन ये कितना टफ होता होगा, आप फोक आर्ट बनाते बनाते मॉडर्न आर्ट का कॉन्सेप्ट उसे आपने ट्राई किया है, तो वो कहते हैं ना, एक तरह की चीजों पे काम करना एक माइंड सेट हो जाता है कि ट्रेडिशनल है तो मैं ट्रेडिशनल कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ अचानक से लोगों की डिमांड के साथ जब मॉडर्न का जब फ्यूजन आ जाए तो ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा? मेरा चूंकि ट्रेंड भी रहा है कि मैं स्टार्टिंग से ही कुछ नया करना है मुझे। थ्रेड के साथ मैं जैसे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज का मेन पेपर वुमेन्स कॉलेज में पेंटिंग का लेती हूँ, तो मिक्स मैच करती रहती हूँ। कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, क्योंकि आप ट्रेडिशन वाले में तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब आप कुछ नया दोगे, लोग डिमांड तब करेंगे जब आप उनको कंसेप्ट दोगे। आप मधुबनी मांग रहे हो, टिकली मांग रहे हो, लेकिन कुछ जब आप नया दोगे तभी तो डिमांड होगा। तो नया आप ही दे सकते हो, आप जो कि उस जगह पे हो जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया ला सकते हो। बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आता है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, और तभी आपके ऑर्डर्स रन करते हैं। बिल्कुल। और आपके ऑर्डर्स तो बिल्कुल कहते हैं एक रेलगाड़ी की तरह वो पटरी पर जा रही है, और बिल्कुल फुल साइकिल में। बिल्कुल। गीतांजलि जी, ये बताएं कि जो इस मुकाम पर आप हैं, लेकिन इसके पहले भी बहुत कुछ कहानी रही होगी, आपके इस मुकाम पे आने से पहले बहुत कुछ संघर्ष रहा होगा आपकी जिंदगी में, जो बहुत सारे मोड़ ऐसे आए होंगे जब आप शायद बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा होगा, बहुत लोगों की जरूरत आपको पड़ी होगी, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी। उस घड़ी के बारे में थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगी, जानना चाहूंगी कि स्ट्रगल पीरियड आपके लाइफ का कैसा रहा? स्ट्रगल पीरियड में कहूंगी मेरी माँ मेरे साथ हमेशा रही जी। मेरा स्टडी बहुत जूनियर सेक्शन में बहुत अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से मुझे इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में कर दिया गया, और वहां से शायद मेरा एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ, जहां पर मुझे काफी अपने आर्ट की वजह से स्कूल में, हाई स्कूल में काफी नाम मिला। उसके बाद मेरे फादर ने भी उसमें हेल्प किया। आगे चलते चलते मैं कॉलेज में, जब गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज में आई, बहुत सारे प्राइज जीते मैंने ज्योग्राफी में टॉप किया वहाँ पे भी। उसके बाद पापा से जीत करके फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन कराया। वहाँ भी जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई, टॉपर हुई वहाँ की, तो मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छे से मतलब सिस्टर ने अवार्ड, मतलब उनको इनवाइट किया, तो बहुत अच्छा लगा। उस टाइम में लगा कि एक अचीवमेंट रहा लाइफ में। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत रहा, क्योंकि वहां तक था कि आपको पढ़ना है, आपकी स्टडी करनी है, लेकिन वहां से एक और जो जर्नी स्टार्ट हुई कि अब आप काम कर रहे हो तो आपका एक दायित्व होता है आपकी सोसाइटी के लिए कि आप जो पेंटिंग करते हैं आप उतना ही उसको मान सम्मान इज्जत हर आर्टिस्ट के बीच में दीजिए और बाकी लोगों में फैलाइए। जी। यहाँ पे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। हमारे फादर गवर्नमेंट प्रेस में एम्प्लॉय रहे जी। और उनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वे रहा, वो प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे। यही वजह है कि हम लोग सारे भाई बहन प्रिंट मीडिया से लगभग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पेंटिंग हो या प्रिंटिंग हो। जी। और आगे चल करके हमारी शादी हुई। शादी के बाद कंटिन्यू हमारा कॉलेज रहा,
कॉलेज और फैमिली भी जो हमारी मिली, वो उसमें मेरी मदर इन लॉ भी बहुत क्रिएटिव हैं। जितने मेरे मम्मी पापा क्रिएटिव हैं, जितने मेरे भाई बहुत क्रिएटिव हैं, उतने ही मेरी मदर इन लॉ भी बहुत क्रिएटिव है। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड बहुत क्रिएटिव है और उससे बहुत हेल्प करते हैं वो मेरा। क्या बात है गीतांजलि जी, एक बात कही जाती है ना कि वो महिलाएं बहुत लकी होती हैं जिनके साथ फैमिली सपोर्ट उनका रहता है। अगर ये बोले कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाती हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल, ये ट्रेडिशन जो है उसे आप साथ लेकर चल रही हैं, ये पेंटिंग, फिर आपका जो प्रोफेशन है, साथ में घर में टाइम देना, आपके छोटे बच्चे, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाती हैं? जैसा आपने पहले बोला ना, फैमिली सपोर्ट, ये सच है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो आप एक कदम भी आगे नहीं रख सकते हैं। तो बस ये है कि भगवान की इच्छा है और हर चीज मुश्किल है, नामुमकिन नहीं होता है मिलना। तो बस मैं ये कहूंगी कि एक कदम मैं चली, 2 कदम मैं चली, तीसरा चौथा मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली, सब लोगों ने मुझे आगे बढ़ा दिया। क्या बात है। और अगर मैं बोलूं कि इस मंच के जरिए आप किन्हें थैंक्स बोलना चाहती हैं कि आज आप इस मुकाम पर हैं, किन्हें थैंक्स बोलना चाहती हैं? स्पेशली माय हस्बैंड एंड माय फादर मदर। और अगर ये पूछूं कि कुछ पल जो फुर्सत के लम्हे होते हैं, उन लम्हों में आप क्या करना पसंद करती है? मैं अपने बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ। वो ऐसा क्या इसलिए क्योंकि आप समय नहीं दे पाती हैं बाकी जो वर्किंग डेज रहता है उसमें? नहीं, हम लोग दोनों की कोशिश यही रहती है कि हम लोग उनको टाइम दें, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे बहुत सारे आइडियाज देते हैं आपको। ठीक है, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो आप जब बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे आपके आर्ट को देख रहे हैं, तो उसमें उनको तुरंत पकड़ में आता है, मम्मी ये चीज गलत हो रहा है, क्योंकि उनकी पारखी नजर होती है। तो मेरे बच्चे क्या, मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट भी है एथनिक फैशन वर्ल्ड के नाम से। मैं उसमें 98 से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो बच्चों के साथ रहना मुझे पहले से ही पसंद है। क्या बात है। अगर ये सवाल आपसे करूं कि ये जो है, ये तो एक विरासत में मिली कला है आपके लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चली आ रही है, क्या आप अपने बच्चों को भी इस क्षेत्र में यूं ही तराशना चाहेंगे या उनके लिए आपने क्या सोचा है? लेकिन जानेंगे इस सवाल का जवाब हम आपसे जरूर गीतांजलि जी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द गए और जल्द वापस आए। तो फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। और चलिए अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हमारी जो अतिथि है उनसे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं, जानते हैं बहुत कुछ उनके जीवन के बारे में खास। गीतांजलि जी, ये बताएं कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये सवाल किया था कि विरासत में जो आपको मिली है, ये जो पेंटिंग, ये जो ट्रेडिशनल पेंटिंग, क्या आप अपने बच्चों में भी इस कला को ढालना चाहती हैं, उसमें तराशना चाहती हैं, या फिर कुछ और सोच रखा है? मुझे लगता है उनको फ्री छोड़ना चाहिए। जितना मैं दे सकती हूँ मैं देती हूँ, बट उसके फादर का एक अपना विजन है, हमारा एक अपना विजन है। ठीक है, ट्रेंड है, वो अगर अचीव करना चाहे तो करे, और कहीं और इससे भी ज्यादा ऊपर जाना चाहे तो बिल्कुल जाए। लेकिन हाँ, ट्रेंडी है तो थोड़ा ना थोड़ा बाई बर्थ तो इन लोगों में है ही है कि बच्चे जो भी काम करते हैं वो मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन मैं उनके लिए हमेशा बोलूंगी, मेरी बेटों के लिए, हर्षिता और हर्षिका के लिए, कि वो बहुत सक्सेस करे और इतना सक्सेस करे कि हमारा नाम रोशन करे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्या बात है, यानी कि आप उन पर छोड़ रही हैं वो जो भी डिसीजन ले, लेकिन ये जो बीज है वो आप जरूर बोलना चाहती हैं उसमें, ताकि हमारा ट्रेडिशन यूं ही आगे बढ़ता जाए। गीतांजलि जी, ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, एक लंबे सफर में, अब तक के लंबे सफर में कोई ऐसी यादगार पेंटिंग आपके लिए रही हो? क्योंकि बनाने वक्त एक चित्रकार भी नहीं सोचता कि उसके कलम से वो कौन सी पेंटिंग उतरने वाली है उस कागज पे, उस कपड़े पे। क्या कोई ऐसा अविस्मरणीय घटना रहा हो आपके साथ? मेरी 2 पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। पहला एक दुर्गा का फेस रहा है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट वो ऐसा पेंटिंग रहा है जो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को गया, गिफ्ट हुआ, और वो जस्ट एक इनोवेटिव डिजाइन था मेरा। और दूसरा मेरा एक और एक्सपेरिमेंटल वर्क रहा, मैंने मुस्लिम सोसाइटी के जो मक्का मदीना होते हैं उनको मधुबनी में लाया। वो भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सारे एग्जीबिशंस के पार्ट थे, तो मेरे पास वो एज अ फोटोग्राफ है बट ओरिजिनली नहीं है। तो कुछ एक एक्सपेरिमेंट था कि उनके सोसाइटी में भी इन चीजों को
दे के लिया जाए, और काफी अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला, लोगों ने उसको पसंद किया। तो 2 पेंटिंग्स मेरी ऐसी हैं, टिकुली पेंटिंग और विद कॉम्बिनेशन ऑफ मधुबनी पेंटिंग में, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और हर रिलीजन जो भी हैं उन लोगों से जोड़ करके उनको ये बताया जा सकता है कि कोई एक जाति में वो नहीं बंधे हुए ड्राइंग है, या कोई एक पर्टिकुलर आदमी उसको नहीं कर सकता, किसी भी धर्म के लोग इसको कर सकते हैं। जी, अगर इस आर्ट के बारे में बात करें तो एक सवाल और मेरे ज़हन में अक्सर लोगों के मन में ये रहती है कि एक मिथ है कि ये जो पेंटिंग्स हैं वो कॉस्टली होंगे, ये जो कपड़े हैं इनमें हैंडवर्क किया है ये कॉस्टली होंगे। क्या ये बात कितना हद तक सच है, कितना मिथ है, ये बताएं। सच तो है ऐसा नहीं कहूंगी, मिथ है। मिथ इसलिए है क्योंकि आप वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आपका, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, और जब कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें जो एक वर्कर है वो अपना दिन रात सारा जो भी जितना मेहनत कर सकता है वो करता है, और तब अगर उसका कॉस्ट उसको ना मिले, और वो कहीं ना कहीं आप जो उसको दे रहे हैं मनी, उससे उसकी फैमिली, उसका धन उपार्जन का रूप है वो। तो अगर आप अपने आर्ट एंड कल्चर से प्यार करते हैं तो आप इतना खर्च तो कर ही सकते हैं। और जिनको प्यार है अपने आर्ट एंड कल्चर से, मैं तो जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं बिहार के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाते हैं और फॉरेन का या कहीं बाहर का कुछ एक गिफ्ट आइटम खरीद के दूसरों को देते, तो रिक्वेस्ट है कम से कम बिहार का फोक आर्ट ले जाके दूसरे स्टेट में दीजिए और इस तरीके से इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि बिहार के जितने भी आर्टिस्ट हैं, बिहार में जितने भी कलाएं हैं उनको प्रमोट कीजिए, तभी जाकर के यहाँ के आर्टिस्टों को लगेगा कि हाँ, हमने करके दिया और प्रमोशन जो किया वो आप लोगों ने किया। तो इस तरीके से ही वो बच सकता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा खर्च इधर ना करके उधर ना करके फोक आर्ट की तरफ कीजिए, फोक आर्ट को लीजिए दीजिए, तब जाकर के एक जर्नी जो हम लोगों ने तय की है वो फुलफिल होगी। अब बिल्कुल। और अगर जो युवा वर्ग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसे अपना करियर, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि इस मंच के जरिए आप उन्हें जरूर गाइडलाइन दें। मैं चूंकि फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी कि फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में अभी हमारे ही डिपार्टमेंट में एडमिशन स्टार्ट है। आप वहाँ जाके फॉर्म ऑनलाइन है, पटना वुमेन्स कॉलेज का फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का, आप वहाँ फिल कर सकती हैं फॉर्म और एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के लिए कर सकती है। तब वहाँ से आपको एक जो सीढ़ी का पायदान होता है वो मिल जाता है और आप आगे जा सकते हैं। या फिर उपेंद्र महारथी संस्थान द्वारा जितने भी आर्ट के लिए वहाँ फोक आर्ट के लिए काम किए जाते हैं, वहाँ भी आप अपना नाम दे सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते संक्षेप में हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं? बिहार की बेटी हूँ, बिहार में आई हूँ, तो बस यही कहूंगी, बिहार की लोक कलाओं को लेकर आगे चलिए, अपने बिहार का नाम ऊंचा कीजिए और दूरी तक तय कीजिए, ताकि मेरे जैसे हर लोग यहाँ पे आके बिहार के साथ जुड़े और उनका जो प्रचार प्रसार का जो ये दिशा है उसको और आगे बढ़ाएं। क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, इस तरह से जो बिहार की मिट्टी है उसे आपने इतनी दूर तक फैलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।